हेलो अक्षिता। हाय सम्यक। अक्षिता, तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है? ऐसे तो कोई नहीं है बट आई लाइक हॉर्सेस। वाई हॉर्सेस ही क्यों? इन्वायरमेंट में इतने सारे एनिमल्स हैं, लाइक एलिफेंट, पीकॉक, पिजन, लायन। हॉर्स क्यों? It's not only because they have a longer lifespan, but they are a very fun animal. They are very energetic. We can ride on them and watching the nature. As a biology student, I prefer to know more about them, like morphology, phylogeny, genetics, their classifications. Let me tell you the classification of horse. Okay. So the classification of horse is kingdom Animalia, Mammalia, order Perissodactyla, family Equisidae, and genus Equus. It is known as modern horse. Now I will tell about the general characters of the modern horse. As we know, the morphology of horse that it have four-legged, it is herbivore animal, have a long tail, short hairs on its back, and have muscular and deep torso, long thick neck, and large elongated head. There are so many features, and as we listen about the phrase that if no hooves, no horse, that means the hooves are very important for them. Now, can you tell me about the phylogeny of horse? Of course. In population genetics two term are coming, phylogeny and ontogeny. अगर अपन इन दोनों को अलग अलग करें तो ontogeny क्या होता है? सिर्फ ये एक ही स्पीसीज का मतलब हिस्ट्री को बताता है। जो फाइलोजेनी होता है वो पूरी हिस्ट्री के जितनी स्पीसीज एंड जीनस अभी तक आई है उन सब की हिस्ट्री को बताता है। अगर अपन एग्जांपल हॉर्स का लें तो जो हॉर्स का डेवलपमेंट के लिए एक साइंटिस्ट थे जी क्यूवियर। इन्होंने क्या किया था कि क्वाइन हॉर्स को ब्राउज किया था, जिनका बाद में इनको फॉसिल्स मिला। फिर थॉमस हक्सले आए, उन्होंने मॉडर्न हॉर्स जिसे अपन इक्वस बोलते हैं उसका डेवलपमेंट करना चालू किया। जो हॉर्स का डेवलपमेंट है वो इयोसीन पीरियड से चालू हुआ जो प्लेस्टोसीन पीरियड तक चला। अगर अपन हॉर्स के डेवलपमेंट स्टेज की बात करें तो इयोहिपस, जियोहिपस, मैरीहिपस, पलियोहिपस एंड इक्वस, ये 5 मेन स्टेज थी हॉर्स के डेवलपमेंट की। क्या तुम मुझे इयोहिपस के बारे में थोड़ा सा बताओगे? या ऑफ कोर्स। जैसे कि तुम्हें पता है इयोहिपस जो था वो इयोसीन पीरियड में पाया गया था और ये 60 मिलियन ईयर अगो आया था। और जो इसका अपीयरेंस देखा जाए तो वो फॉक्स लाइक था और इसको डॉन हॉर्स भी बोलते थे। और इसकी जो हाइट थी वो बहुत शॉर्ट थी, 40 और जो सबसे मेन डिफरेंस था जो इनके में वो फिंगर्स और टोज का था। जो इनके फिंगर्स थे वो 4 थे और 5 नहीं थे। जो इसका 1 फिंगर था वो स्प्लिंटेड था, दैट मीन्स इट इज डिड्यूस्ड और इट इज नॉन फंक्शनल। और जो टोज थे वो 3 थे, दैट मीन्स इट हैव 3 टोज, दैट फर्स्ट एंड फिफ्थ टोज आर स्प्लिंटेड, दैट मीन्स इट इज नॉन फंक्शनल। एंड जो इसके टीथ थे वो मोलर थे और स्मॉल क्राउन साइज थे, दैट मीन्स दे हैव अ ग्राइंडिंग टीथ दैट टाइम। नाउ कैन यू टेल मी अबाउट द ओलिगोसीन और Mesohippus? ऑफ कोर्स। मीजोहिपस को अपन इंटरमीडिएट हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। जो इसका डेवलपमेंट हुआ था वो आज से 35 टू 40 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ था। इसको अपन सीप हॉर्स भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइज था वो सीप के बराबर था। इसका जो साइज था वो 80 टू 24 इंच था हाइट पे। जो इसका नेक था वो शॉर्ट था। जो इसका जो बैक था वो आर्क था। जो इनको अपन फॉरेस्ट डेवलिंग हॉर्स भी बोलते हैं जो जंगल पे रहते हैं। और जो इनका फुट का टॉस था वो रिड्यूस होकर 3 हो गया था। जो इनका सेरेब्रल हेमिस्फीयर था वो भी लार्ज था और ब्रेन का डेवलपमेंट भी चालू होना स्टार्ट हुआ था। क्या तुम मुझे मैरीचिपस के बारे में बताओगी थोड़ा सा? हाँ, हाँ श्योर। देखो जो मैरीचिपस था वो र्यूमिनेंट हॉर्स के नाम से भी जाना जाता था और इसको इसका जो ईयर था वो 20 टू 25 मिलियन ईयर एगो ये पाए जाते थे। ये म्यूसिन पीरियड के टाइम पे इनको देखा गया है। जो इनका अपीयरेंस था वो डोंकी लाइक था, दे लुक लाइक डोंकी। और इनकी जो साइज थी वो इंक्रीज हो गई थी और इंक्रीज होकर इनकी साइज जो थी वो 100 सेंटीमीटर हो गई थी। जो इनके टोज और फिंगर्स थे वो 3 थे, मतलब स्प्लिंटेड हो चुके थे इसलिए अब इनमें कोई स्प्लिंट नहीं हुआ था। यहाँ पे सिर्फ 3 टोज एंड 3 फिंगर्स थे। और जो इनका मोलर्स था वो चेंज हो गया था, वो यहाँ पर लार्ज क्राउन शेप्ड हो गया था। एंड देन दे हैव अ ग्रेजिंग टीथ, दे कैन ग्रेज नाउ। अब क्या तुम इसके प्लियोसीन और प्लोहिपस के बारे में मुझे बताओगे? ऑफ कोर्स। जो पलियोहिपस था वो मैरीचिपस के बाद आया।
जो एक पॉल्यूशन पीरियड में आया है। इसे अपन पॉल्यूशन हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। इसका डेवलपमेंट आज से समथिंग 6 to 12 मिलियन ईयर को पहले हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो इनके टॉस थे उसके साइज में रिडक्शन हुआ, जो सेकंड एंड फोर्थ हो गए। इनका जो मोलर टीथ था उनकी भी साइज में इंक्रीज हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट भी चालू हुआ, इनकी मसल्स स्ट्रांग होती गई, ये रन भी फास्ट करने लगी, और इनकी तुलना साइंटिस्ट ने मॉडर्न हॉर्स से की। लेकिन समहाउ जब इक्वस का डेवलपमेंट हुआ तो ये उससे काफी अलग पाया गया। क्या तुम मुझे इक्वस के बारे में बताओगे, जो मॉडर्न हॉर्स भी बोला जाता है? हाँ, जो एक्वस था वो जब प्लियोसीन पीरियड था उसी टाइम प्लियोसीन के एंड स्टेज में इक्वस को देखा गया था, मॉडर्न हॉर्स को, जो कि 5 मिलियन ईयर एगो पाया जा रहा है और जो आज तक पाया जाता है। और इसकी जो हाइट है वो 60 इंचेस है, मींस साइज में इंक्रीज हो गया है इनकी। और जो इनके टीथ हैं वो भी लार्ज क्राउन ग्रेजिंग टीथ ही कहलाते हैं। और इनके जो फिंगर्स एंड टोज हैं वो 1 फिंगर दोनों में पाए जाते हैं, बाकी सब रिड्यूस्ड और स्प्लिंटेड हो चुके हैं। और इनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, और इनको मॉडर्न हॉर्स कहते हैं। इनका ब्रेन और सेरेब्रल हेमिस्फीयर ब्रॉड हो चुका है। अब ये तो हो गया, क्या तुम इसको मुझे एक समराइज फॉर्म में समझा सकते हो क्या? जो हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ, अगर अपन उसमें बात करें तो मेरे लिए 2-3 पॉइंट पे ज्यादा मतलब फोकस हुआ। जैसे कि उनके टॉस थे उसका रिडक्शन हुआ, उनके लेग्स का इलोंगेशन हुआ, उनके जो बॉडी साइज थी वो भी इंक्रीज हुई, ब्रेन का डेवलपमेंट भी हुआ, मसल्स का इलोंगेशन हुआ, और जो उनके टीथ थे वो क्राउंड हाईली क्राउंड हो गए, क्योंकि उनको ग्रेजिंग करनी थी, मतलब घास खानी थी, इसलिए उनकी टीथ हाईली क्राउंड थे। ये तो हो गया पूरा इवोल्यूशन के तौर पे। अगर अपन को हॉर्स की स्टडी करनी है मॉलिक्यूलर लेवल या जीन लेवल पे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ आइडिया है उसके बारे में? हाँ, सच तो आइडिया मुझे लगता है कि जैसे डीएनए आइसोलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट। तो क्या तुम डीएनए आइसोलेशन के बारे में बताओगे मुझे, इफ यू हैव एनी हाँ आइडिया अबाउट इट? हाँ, अगर अपन को कोई भी मॉलिक्यूलर स्टडी करनी है तो सबसे पहले अपन को डीएनए आइसोलेशन करना पड़ेगा, या फिर न्यूक्लियोटाइड का आइसोलेशन करना पड़ेगा। अगर अपन डीएनए की बात करें तो उसे अपन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। या इसका जो आइसोलेशन के लिए बेस्ट नोन मेथड है वो फिनोल क्लोरोफॉर्म डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि लिक्विड लिक्विड डीएनए का एक्सट्रैक्शन होता है। ये इमेशबल सॉल्यूशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इसमें होता है कि एक टेस्ट ट्यूब में 2 लेयर आती है, एक वाटर क्लियर, एक फिनोल क्लियर। वाटर क्लियर को अपन एक्वस फेज बोलते हैं, जो पोलर होती है। जो फिनोल क्लियर होती है वो लेस पोलर होती है, उसे अपन ऑर्गेनिक फेज बोलते हैं। अगर अपन डीएनए आइसोलेशन की प्रोसेस की बात करें तो अपन को सबसे पहले क्या करना होगा, हॉर्स की सेल को होमोजेनाइज करना होगा। देन उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टेराइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें अपन लैमिनार फ्लो करेंगे, उस पर करना होगा। देन अपन सेल का लाइसिस करेंगे डिटर्जेंट एंड लाइसोजाइम द्वारा। देन अपन चिलेटिंग एजेंट डालेंगे, ईडीटी या सिट्रेट। देन अपन प्रोटीनियस डालेंगे प्रोटीन्स के रिमूवल के लिए। देन अपन फिनोल एक्सट्रैक्शन करेंगे। देन अपन आरएनएस डालेंगे आरएनए के रिमूवल के लिए। देन अल्कोहल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। देन ट्रिस एडिटिव बफर डाल के रिडिजॉल्व करेंगे, फिर उसको स्टोर कर लेंगे। अब क्या मुझे यह बताओगे क्या, जो डीएनए स्टोर हो चुका उसका एप्लीकेशंस क्या है, अपन कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं? हाँ, देखो, जो डीएनए आइसोलेशन होता है उसके एप्लीकेशन ज्यादातर जेनेटिक एनालिसिस के बेस पर होता है। ये अपन साइंटिफिक में यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक चीजों में, मेडिसिन में, फॉरेंसिक साइंस में यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक में जैसे कि हम आरडीटी के लिए यूज कर सकते हैं, जीन क्लोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल पर्पस में जैसे कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना एक्टिव है, कितना वायलेंट है, इसको पता कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में हम इसको डिस्कवर कर सकते हैं कि कौन रेपिस्ट है, कौन एक्सीडेंट या वॉर है हुआ है, वॉर विक्टिम है, या पैटर्निटी टेस्ट है। इन सबको फाइंड करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये सब इसके एप्लीकेशन है। और मेन एप्लीकेशन अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न के बारे में भी बताते हैं। क्या तुम्हें हाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न के बारे में कुछ आइडिया है? हाँ, इसका जो डीएनए को आइसोलेट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न्स का भी यूज अपन करके हॉर्स की इवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं। अगर अपन इलेक्ट्रोफोर्सेस को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोफोर्सेस है वो 2 टर्म से मिलकर बना है। फोर्सेस, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है करंट एंड फोर्सेस का होता है रनिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी डीएनए या आरएनए को अपन वोल्टेज करंट देके रन कराते हैं। अगर अपन इलेक्ट्रोफोर्सेस इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना होता है, डीएनए के साइज का डिटरमाइन करना होता है, डीएनए की प्रेजेंस और अमाउंट को डिटरमाइन करना होता है, और उसके रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रोडक्ट का एनालाइज करना होता है। जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, एग्रोज एंड एसडीएस पे। जो एसडीएस पे होता है वो प्रोटीन्स के लिए होता है, जो एग्रोज होता है वो
न्यूक्लियोटाइड के लिए होता है। ये मेनली इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसमें जो सेपरेशन होता है वो साइज, चार्ज एंड शेप के बेस पे होता है। जो इस पे मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिक चैम्बर, एग्रो जेल, जेल कास्टिंग ट्रे, बफर, स्टेनिंग एजेंट, डाई, डीएनए लोडर, कॉम, इन सब का। क्या तुम इन सब के बारे में ब्रीफली बताओगे कि इन सब का यूज क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में? ऑफ कोर्स। तो जैसे कि तुमने बताया कि क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट इसलिए होता है ताकि हम उसमें जेल को रन कर सकें और फाइंड आउट कर सकें। फिर बताया कि एगारोस जेल। तो एगारोस क्या होता है? एक ये लीनियर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया एक सीवीड से, जिसका नाम है एगारोबायोस। ये एक पोरस मैट्रिक्स बनाता है। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एगरोज भी होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एगरोज बना सकते हैं हम, लो मेल्टिंग एगरोज बना सकते हैं। जो लो मेल्टिंग एगरोज होता है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। जेल कास्टिंग ट्रे जो होती हैं वो अवेलेबल होती है मार्केट में, जो कि यूवे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बनी हुई होती है, और इनका जो ओपन एंड होता है वो ट्रे का, उनको हम टेप से बाइंड कर देते हैं ताकि हम जेल को उसमें फिल कर सकें और इलेक्ट्रोफोरेस को कर सकें। और फिर इसमें जो वोल्टेज लगाया जाता है वो हमें हाई लगाना पड़ता है, क्योंकि हाई वोल्टेज लगेगा तो रेट ऑफ माइग्रेशन भी उतना ही हाई होगा। लेकिन अगर हम ज्यादा मतलब मैक्सिमम से लिमिट से ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो जेल मेल्ट हो जाएगा, इसलिए वी हैव टू लुक फॉर दैट। फिर बफर की बात करें तो जो बफर होता है वो हमें प्रिवेंट करता है पीएच को चेंज होने से। और यहाँ पे अपन मोस्ट कॉमन बफर जो यूज करते हैं वो होता है ट्रिस बफर। और ट्रिस बफर के अलावा और भी बफर होते हैं, जैसे कि टीबीई बफर, टीएई बफर, ट्रिसएसिटिक एसिड, ट्रिसफोरिक एसिड और ईटीटीए एक्सेट्रा। फिर स्टेनिंग ऑफ डीएनए की बात करते हैं जहाँ, तो स्टेनिंग के लिए हम इथेरियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, जो कि डीएनए से बाउंड होकर उसको फ्लोरोसेंट करता है और अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से वो रेडिश ऑरेंज कलर हमको शो करता है। इथेरियम ब्रोमाइड की जगह हम और भी फ्लोरोसेंट अल्टरनेटिव ले सकते हैं, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, साइबरसेफ, जाइलिन, साइनॉल, ब्रोमोफेनॉल ब्लू एक्सेट्रा। जो कॉम्ब होती है वो हम प्लेस करते हैं लिक्विड एगारोस में, ताकि वहां पे वेल्स बन सके और जो डीएनए और जो भी हमारा मटेरियल है वो उसमें रन कर सके। और फिर उसके बाद जब वो रन करता है तो उसके बाद एक डीएनए लेडर के फॉर्म में वो बन जाता है। अब क्या तुम इसका प्रोसेस मुझे समझाओगे? हाँ, जो इसका प्रोसेस होता है वो अपन को एक प्रॉपर लैब में करना होता है। एक लैब का एनवायरनमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब अपन इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन को एग्रोस पाउडर को डिसॉल्व करना होता है बफर में, जो अपन लेते हैं, जैसे ट्रिस एसीटेट ले लिया या फिर ट्रिसबोरिक एसीटेट ले लिया। इसको अपन बफर में डिसॉल्व करके जेल कैसेट में सेट करेंगे। देन अपन उसमें कॉमो को इंसर्ट करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद अपन कॉमो को निकाल लेंगे, इसमें थोड़े थोड़े से बॉल आ जाएंगे। फिर उसमें अपन जो डीएनए सैंपल है उसको लोड करेंगे। देन उसमें जब डीएनए सैंपल को लोड कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे उसको, जिससे वो डीएनए नेगेटिव टू पॉजिटिव रन करेगा, क्योंकि डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता तो वो अट्रैक्ट करता अपोजिट पोल को, तो वो पॉजिटिव रन करेगा। देन अपन क्या करेंगे कि ईटीबीआर डालेंगे उसके स्टेनिंग के लिए। देन अपन यूवी चैम्बर में उसको विजुअलाइज कर लेंगे। क्या तुम मुझे अब एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जनरल एप्लीकेशंस बताओगे कि उसका अपन यूज कहाँ कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में? या श्योर। तो जो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, सबसे पहले तो वो साइज को, डीएनए की साइज को डिटरमाइन करने के लिए होता है। अगर हम डीएनए की साइज बड़ी है तो इट विल रन स्लो और माइग्रेट स्लो, बट अगर उसका साइज छोटा है तो इट विल माइग्रेट फास्ट। फिर अगर देखा जाए सेकेंड, तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को भी हम एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू बता सकते हैं। सदर प्लॉटिंग में इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है डीएनए को आइडेंटिफाई और डिटरमाइन करने के लिए। इलेक्ट्रो एल्यूशन में भी इसका रोल है। अब इसका एवोल्यूशन में कहीं कुछ रोल है क्या? हाँ, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कुछ सीरम प्रोटीन्स का रोल आया था हॉर्स के। उसमें एक डिसीज का देखा गया था, वेब्सियोसिस। उस पेपर का नाम है इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न ऑफ सीरम प्रोटीन इन हॉर्सेस एंड वेब्सियोसिस। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसको किया था आर बरेरा, एमटीवी कार्पेडो और एम ए हैविस ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ एनिमल के थे, जो स्पेन के थे। इन्होंने क्या किया था, इसमें सेरम इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था, जो एक कॉमन टेक्निक है ह्यूमन मेडिसिन एंड एनिमल मेडिसिन के डायग्नोसिस की। इन्होंने बहुत सारे सीरम प्रोटीन्स की स्टडी की थी। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट हॉर्स के सैंपल लिए और बहुत सारे हॉर्स के सैंपल लेके उनको एक ग्राफ में प्लॉट किया। जो नॉर्मल ग्राफ आता था वो इस शेप का आता था, जो ये रहता था मतलब राइट वाला एल्बुमिन होता था, देन अल्फा 1 ग्लोबिन, अल्फा 2 ग्लोबिन एंड बीटा 1 ग्लोबिन, बीटा 2 ग्लोबिन एंड गामा ग्लोबिन।
ये नॉर्मली उनका ग्राफ आया था। फिर उन्होंने जो हॉर्स के पैटर्न लेके आर्टिकल प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप की हॉर्स की डिसीज का डेवलप किया। अगर अपन इस आर्टिकल की समरी की बात करें तो इनने जो टोटल किया क्या था इस आर्टिकल में, वो मैं आपको समरी बता देता हूँ। सेरम इलेक्ट्रोफोरेसिस इन सेल्यूलोज acetate strip is a technique commonly used to separate the protein fraction. This technique allows detecting quantitative and qualitative change in the serum protein associated with different diseases. The aim of this study was to characterize the change of the serum protein fraction produced in horse suffering from babesiosis and evaluate its application in diagnosis. Serum total protein were calculated in serum electrophoresis from 53 horses was performed. Animals were classified into groups. Group first, 19 healthy horses. Group second, 34 suffering from babesiosis. Babesiosis was diagnosed by indirect immunofluorescence antibody assay. Data obtained in the group of sick horses were compared with those from healthy horses. Median value from total protein and gamma globin fraction were significantly higher than that observed from the control group. In addition, a statistically significant increase was for the control group. In addition, alpha-2 globin subfraction in the sick horse result obtained in this study allow concluding that the most significant alteration observed in serum electrophoresis pattern of horse suffering from babesiosis is the increase of alpha-2 globin and gamma globin fraction. ये उनका पूरा समरी था रिसर्च आर्टिकल का। और इसका अपन यूज कर सकते हैं कि हॉर्स में जो इवोल्यूशन से आज तक डिसीज होती आ रही है उसको दूर करने के लिए। अगर कुछ कोई हॉर्स में कुछ स्पेशल फीचर्स है जैसे कि व्हाइट हॉर्स है, उसके अपन जिनको आइसोलेट करके किसी डिजायर्ड बेबी बनाना है हॉर्स का, उसके लिए भी कर सकते हैं, आरडीटी में भी कर सकते हैं, प्रोजनी के डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं, डिजायर्ड प्रोजनी पाने के लिए भी। Oh, thank you, Samyak. You have explained very well. मुझे इसका कुछ इतना आइडिया नहीं था, but you have explained and I got it. Thank you. Thank you, Akshita, for joining me. Thank you. Thank you. Bye.